हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की क्यूरियोसिटी बुक के फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को पूरा पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस भी कर लीजिएगा। देखिए गाइस, आपको इस चैनल पे क्लास 6 एनसीईआरटी के पूरे कंटेंट के वीडियोस मिल जाएंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। देखिए, एक मनुष्य होने के नाते हम लोग हमेशा इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो कैसे डेवलप हुई है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग बचपन से ही बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। जैसे मान लीजिए हवा चल रहा है, तो अब हवा चल रहा है तो वो आपके आसपास ही चल रहा है। अब आपके आसपास जब हवा चल रहा है, आप हवा को देख नहीं पाते हैं, बट हाँ आप फील करते हैं। अब उस चीज को लेकर के या फिर किसी भी ऐसी चीज को लेकर के जो आप अपने बड़ों से पूछते हैं कि ये चीज कैसे हुआ, ये हमारे आसपास का इलाका है तो कैसा है, ये सराउंडिंग के बारे में आपको यहाँ पर बात किया गया है। बट आप लोग एक चीज समझिएगा कि आपको इस पूरे चैप्टर में सराउंडिंग का मतलब आपके आसपास के चीजों से ही लेना है। आगे क्या लिखा गया है कि हम लोग अपने सराउंडिंग को बचपन से ही, जब हम लोग छोटे होते हैं उस समय से ही हम लोग अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा रखने लगते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और इसके लिए हम अपने पेरेंट्स से ही सवाल पूछते हैं, अपने से बड़ों से ही सवाल पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पर बात किया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। यानी कि जब आप अपने स्कूल के स्टार्टिंग फेज में थे, यानी 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, तो क्या उस टाइम पे आपने अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है कभी? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। यानी कि जैसे जैसे हम लोग मिडिल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे ना, इस पूरे चैप्टर की बात की गई है। और मैं आपको सच बताऊँ तो इस पूरे बुक की बात की गई है, क्योंकि पूरा का पूरा बुक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसे जब आगे के चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस चीज, किस लेवल की चीज़ों के बारे में इस बुक में बात करी गई है। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे इस जर्नी में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आपको बहुत सारे शौक भी लगेंगे कि ऐसा होता है, या फिर आप बहुत सारी नई नई चीज़ें इस पूरे बुक को पढ़ने के बाद सीख पाएंगे। वो आपको यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी कि इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस। और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। आप सभी का विज्ञान में स्वागत है। अब आप लोगों को आगे साइंस का डेफिनेशन बताया गया कि आखिर साइंस क्या है, क्या है साइंस। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा पहले आप लोग। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। देखिए साइंस है क्या? साइंस सोचने का तरीका है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचना, ये है साइंस। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करना, ये है साइंस। मतलब कि साइंस थिंकिंग का तरीका है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है। आपके लिए कोई चीज़ अलग हो सकती है, वही उसी हिसाब से अगर कोई दूसरा उस चीज़ को देखेगा ना, तो उसके लिए उसका मीनिंग अलग हो सकता है, वो किसी और तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। ये चीज़ है साइंस। यानी साइंस का कहीं कहीं ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग भी होता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाया गया है। साइंस क्या है? तो साइंस वो एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें हम लोग चीज़ों को डेवलप करते हैं, या फिर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो कैसे डेवलप हुई है, क्या है, नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोग को साइंस सिखाता है। और जो भी सीक्रेट्स है इस यूनिवर्स को लेकर के, वो सारी चीज़ें साइंस हमारे सामने खोल करके रखता है। और सारी चीज़ों को हम लोग सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे हम लोग सभी इस चीज़ को सुनते हैं कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर काटता है, तब कैसे काटता है, क्या उसके पीछे का फिनोमेना है, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ते हैं। बस वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझाया गया है कि साइंस एक तरह से देखने का नजरिया है, सोचने का तरीका है।
उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लिया ना क्योंकि साइंस बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि साइंस होता क्या है, इसलिए पहले आपको साइंस का मीनिंग समझना पड़ेगा कि साइंस होता क्या है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आगे देखिए, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। We ask questions, explore the world and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this books come from. यानी कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए जिज्ञासा, जानने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी, समझने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो नई नई चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम जिज्ञासु होंगे तभी अलग अलग तरीके की चीज़ों को समझ पाएंगे, और वहीं पर से इस बुक का नाम आया है, जिस बुक का नाम क्या है, क्यूरोसिटी। तो वहीं पर से ये बुक का नाम जो है वो निकल करके आया है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड्स और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। चाहे वो छोटे छोटे कंकड़ के बारे में जानना हो, या फिर बहुत बड़े बड़े पहाड़ के बारे में जानना हो, बालू के बारे में जानना हो, कुछ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, या फिर बहुत बड़े फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर छोटे से पत्ते के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ नया है और हर एक चीज़ को जानने के पीछे का जो एक्साइटमेंट है ना वो अलग है। और हर एक चीज़ को जानने के बाद, समझने के बाद आप एक चीज़ सीखेंगे, एक चीज़, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, ये तो आप लोग चीज़ इस पूरे बुक में कहेंगे। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने कभी आसमान में रात के समय में देखा है, और क्या आपने इस चीज को सोचा है कि क्यों तारे चमकते हैं या फिर क्यों तारे टिमटिमाते हैं? अब देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप सवाल नहीं करेंगे, और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा और आप उस चीज को जान नहीं पाएंगे। बस वही सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जा रही है बुक के शुरुआत में ही, कि आप लोगों को पूरे बुक में ना अपने सवालों का आंसर मिलेगा। बस हाँ, अपने लेवल से आप लोगों को अपना अपना सवाल तैयार रखना है और आपको पूरे बुक में उसका आंसर आगे दिया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, और वाच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। यानी कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या आपने कभी फूल को खिलते हुए देखा है? पहले कली होता है, उसके बाद वो फूल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या आपने कभी फूल को खिलते हुए देखा है, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि उसे कब खिलना है? कोई कोई फूल ऐसा होता है जो रात के टाइम पे खिल जाता है, कोई कोई फूल ऐसा होता है जो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे खिलता है, जैसे जैसे भोर होती है वैसे वैसे वो फूल खिलता है। तो क्या उसे पता है, या फिर उसे कैसे पता है कि उसे कब खिलना है? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि हाँ ये क्यों हुआ, हमारे मन के अंदर ये चीज़ जानने की इच्छा होनी चाहिए। These are just few of many mysteries that science helps us to unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. देखिए, अभी हमने जो भी चीज़ें बात करी, चाहे फूल के बारे में बात करी, चाहे मैंने आपको पहाड़ के बारे में बताया, या फिर हमने पत्तों के बारे में बात की, ये साइंस के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। साइंस बहुत बड़ी है, उसके सामने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी है। बहुत अनसुलझे रहस्य है, बहुत ऐसे रहस्य जो सुलझा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इस चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पर कहा गया है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पढ़ेंगे भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज होते हैं जो हम अभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में वो एक अनसुलझे रहस्य के तौर पर, या फिर एक सुलझे हुए रहस्य के तौर पर हमें आगे आने वाले क्लासेस में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बोला गया है कि साइंस के बारे में जो सबसे वंडरफुल बात है, सबसे अचंभित करने वाली बात जो है ना, वो यही है कि साइंस हर जगह है। आप चल रहे हैं उसमें भी साइंस है, आप देख रहे हैं उसमें भी साइंस है, आप बोल रहे हैं उसमें भी साइंस है, आपको कोई मार रहा है उसमें भी साइंस है, आप हंस रहे हैं उसमें भी साइंस है। मतलब हर जगह साइंस है, हर चीज में साइंस है। एक डॉग के अंदर आप देखेंगे तो उसमें भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें भी साइंस है। मतलब कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है तो उसमें भी साइंस है। मतलब आप जो भी चीजें सोच सकते हैं उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद देखिए, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। अब यहाँ पे आपको कहा गया है ना कि अगर हम ओशियन के डेप्थ में जाकर के देखें
देखें तो वहां भी साइंस लगता है, अगर हम आसमान में जाकर के देखें तो वहां भी साइंस लगता है, उसके बाहर चले जाए स्पेस में चले जाए तो वहां भी हम लोगों को साइंस लगता हुआ दिखता है। मतलब साफ है कि साइंस हर जगह प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है कि किचन में क्या बन रहा है या फिर लोग प्लेग्राउंड में क्या खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीजों में साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, मतलब कुछ ऐसे डिस्कवरीज जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बाद निकल करके आता है, उसमें भी साइंस होता है। और ऐसे ऐसे जगह से कुछ डिस्कवरीज निकल करके आते हैं जो लोग कभी सोच भी नहीं पाते कि ये चीज वहां पर से निकल करके आएगा। अब जैसे आपके इस बुक में ना आपको दो पिक्चर दिया गया है, एक है डेजर्ट का और एक है कोस्ट का, तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए क्या बोला गया है, साइंस इज जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस जो बहुत ही विशाल चीज है और एक ऐसा पजल है ना जिसको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करके दूसरे मिस्ट्री में पहुंचेंगे, तब तक तीसरा मिस्ट्री आपका आगे वेट कर रहा होगा। मतलब बहुत सारे रहस्यमयी चीजों का जो संगम है ना वो है साइंस। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एज अनदर पीस टू द पजल एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। यानी साफ तौर पे कहा गया है ना कि हर एक नया डिस्कवरी कुछ नए चीजों के लिए ऐड होता है। मतलब एक चीज नया डिस्कवर होता है तो उसके आने वाले 50 चीज और डिस्कवर होने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि इस पजल के बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबसे अच्छा चीज जानते हैं वो क्या है, तो डिस्कवर करने की कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं और उस डिस्कवरी से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन आप उस डिस्कवरी से फाइंड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पर कहा गया है। मतलब साफ तौर पे आपको इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है अभी तक कि कहीं भी साइंस का एंडिंग नहीं है। साइंस अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। आप एक चीज सोचेंगे कोई दूसरा चीज सोचेगा, उन दोनों को मिला करके कोई तीसरा चीज सोच लेगा, या फिर आप ही 10 चीज सोच लेंगे किसी एक चीज को लेकर के। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम दुनिया को किस प्रकार से समझ रहे हैं, उन चीजों को बदलने के लिए नए नए डिस्कवरीज आते हैं। आज हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, कोई नया थ्योरी आता है तो उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर कहा गया है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जैसे जैसे आप आगे इस बुक में बढ़ते चले जाएंगे, इसे पढ़ते चले जाएंगे, तो आप लोग को बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज देखने को मिलेंगे जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। वो उन सारी चीजों के बारे में इस बुक में बात करी गई होगी। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचे गए होंगे, या फिर आपका दिमाग हिला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स भी आपको आगे आने वाले समय में इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। और ऐसी भी चीजें हम लोग जानेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आता है। मतलब हमारे डेली लाइफ में उसका यूज कहीं ना कहीं होता है। आप जानते हैं, आप अगर चल भी रहे हैं ना जमीन पे तो वहां पे साइंस आता है। साइंस का कौन सा पार्ट आता है? तो फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन के चलते आप चल पाते हैं। अगर आप दौड़ते हैं तो वहां भी फ्रिक्शन आता है। हर एक चीज के पीछे साइंस है। उन सारी चीजों के बारे में आप आगे आने वाले क्लासेस में या फिर इसी क्लास में आगे आने वाले चैप्टर्स में जानने वाले हैं। बस वही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर कनेक्टेड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप खुद सोचिए कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी करेंगे तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा कि हम एक चीज डिस्कवर करते हैं, दूसरा सामने आता है, दूसरा डिस्कवर करते हैं, तीसरा सामने आता है, तीसरे के बारे में सोचते हैं, चौथा सामने आता है। इसका मतलब साफ है कि हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ये चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। We will start off by looking our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे सीखना या फिर जानना, देखना जो शुरू करेंगे वो हम लोग अर्थ से ही शुरू करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लोग जिंदा रह पाते हैं और उसके आसपास उसमें एक एनवायरनमेंट भी है जिसका उत्तरदायित्व हमारे पास है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. देखिए, अगर हम लोग अर्थ में देखते हैं ना तो अर्थ में हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें देखने को मिलती है। जैसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, और ये काफी अमेजिंग वैरायटी है। अगर हम अर्थ में बात करें तो बहुत ही अजीबोगरीब चीज है।
प्लांट्स का भी होना और एनिमल्स का भी होना, जो कि अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में सर्वाइव किए हुए हैं। मतलब अगर आप ठंडे इलाके में जाएंगे तो वहां भी आपको कोई पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, गर्म इलाके में जाएंगे तो वहां भी आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। वो बात अलग है कि दोनों पेड़ में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, बट फिर भी लोग वहां पे सर्वाइव किए हुए हैं, जानवर वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं, प्लांट्स वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये काफी अजीब चीज है और काफी सोची जाने वाली चीज है कि कैसे लोग एडेप्ट हुए हैं, कैसे प्लांट्स अपने आप को एडेप्ट किए हुए हैं कि वहां पर वो जीवित रह पाते हैं। जैसे आप डेजर्ट में देखेंगे कैक्टस होता है, उसी हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीनरी एरियाज में देखेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली छाई हुई होती है तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, दोनों अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को एडेप्ट किए हुए हैं और ग्रो कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे आपको कहा गया है। You might have seen a seed grow into plant, a caterpillar transform into beautiful butterfly and many more such observations. How do these plants and animals grow? आपने देखा होगा बहुत सारे बीजों को प्लांट में यानी पेड़ पौधों में बदलते हुए, एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बदलते हुए, और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपने अपने लाइफ में देखे होंगे। आप कभी सोचे हैं कि ऐसा कैसे होता है, कैसे एक जो छोटा सा कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई बन जाता है, एक टेडपोल कैसे फ्रॉग बन जाता है, या फिर छोटा सा बीज से बड़े पेड़ कैसे बन जाते हैं? क्या आपने कभी इस चीज को सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आपको आने वाले समय में, आने वाले चैप्टर्स में या फिर इसी चैप्टर में आगे जाकर के ये सारी चीजों का आंसर जो है वो मिलने वाला है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज सो फैसिनेटिंग। Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? यानी कि अगर आप देखोगे ना तो ग्रो करने के लिए एक बहुत ही ऑब्वियस सा चीज़ है खाना। अगर हम बड़ा होना चाहते हैं, बड़े होने चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं तो हम लोग सभी के लिए खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम बड़े नहीं हो पाएंगे। हमें खाने के लिए फूड चाहिए, और इतने बड़े कंट्री में आप सभी लोग जानते हैं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इतने बड़े देश में जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग चीज़ है, अलग अलग जगह है, कोई बहुत ठंडा इलाका है, कोई बहुत गर्म इलाका है, उन सारे डाइवर्सिटीज के बाद में अगर हम देखेंगे तो हर एक जगह का अपना एक अलग खाना है, अपना अलग प्रथा है, अपना अलग रीति रिवाज है। रीति रिवाज के बारे में आप बेसिकली एसएसटी में पढ़ते हैं, लेकिन खाने पीने के बारे में आप मेनली जो पढ़ते हैं वो साइंस में पढ़ते हैं। वही चीज आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग पूरे कंट्री में देखें ना तो अलग अलग जगह के अपने अलग अलग टेस्टी डिशेस है, जो कि जैसे कि आप देखोगे साउथ में तो इडली ये सब कितना चलता है, वही नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो राइस ये सब ज्यादा चलता है। अगर आप देखोगे पंजाब साइड के बारे में अगर आपने सुना होगा तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, यानी कि इस टाइप की चीजें आप सुनते हैं आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके डिशेस है, किसी का कुछ पसंद है, किसी का कुछ पसंद है, किन्हीं को चावल पसंद नहीं है, किन्हीं को इडली पसंद नहीं है, अलग अलग लोग के अपने अलग अलग डिशेस होते हैं। किन्हीं को रोटी पसंद नहीं है, किन्हीं को आटे की रोटी पसंद नहीं है, किन्हीं को मक्की की रोटी पसंद नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी इंडिया में है, अलग अलग तरह का खाना है, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इतने बड़े कंट्री में वो है फूड। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग फूड दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डोसा, इडली, ओके, सांभर और चटनी, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्याज है, उसके नीचे देखिए कुछ रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह की ये डिशेस है। Along with food, we need water to survive. Water is such a delightful substance. Have you ever run and jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder how it rains? देखिए, फूड के साथ साथ हमें सबसे जरूरी चीज जो जिंदा रहने के चाहिए वो है पानी। खाना तो चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है पानी। अब पानी एक बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है, बहुत ही अच्छा पदार्थ है पानी। क्या पानी? क्या आपने कभी रन किया है दौड़ करके? क्या आपने पानी से एक पानी का एक परल, बारिश होता है, पानी का परल बनता है, पानी वहाँ पे जमता है, क्या आपने कभी उसमें छलांग लगाई है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। या फिर कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि आखिर बारिश कैसे होती है, पानी क्यों पड़ता है, आकाश से पानी जमीन में क्यों आता है? क्या आपने इन चीज़ को कभी सोचा है? Have you ever noticed water freezes and becomes ice when we cool it and boils become steam when we heat it? क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर फ्रीज कर जाता है जब हम लोग उसे ठंडा करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि वो भाप बन जाता है जब हम लोग उसे गर्म करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Do you enjoy drinking cool water in summer or showering with warm water in the winter? यानी कि आप गर्मी के टाइम पे ठंडे पानी तो जरूर पीते होंगे और ठंडे के टाइम पे गर्म पानी से नहाते जरूर होंगे। क्या आपने ऐसा सोचा है कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है, कि ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने कभी इसे एंजॉय किया है
अब देखिए गर्मी का टाइम है, मई जून का महीना चल रहा है मान लीजिए, और उस टाइम पे मैं आपको बिल्कुल खाना वो पानी पीने को दूं, क्या आपको पीने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो ठंडा का टाइम चल रहा है और मैं आपको पानी दूं या फिर चाय दूं उतना ही गर्म, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी गर्मी है, ठीक है, अभी गर्मी आना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तभी हमें शरीर में गर्मी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे हम लोग अलग अलग चीज़ को प्रेफर करते हैं। गर्मी के टाइम पे हमें ठंडी चीज़ें चाहिए और ठंडी के टाइम पे हमें गर्म चीज़ें चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे आपको कहा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई चीज़ गर्म कितना ज़्यादा जरूरी हो सकता है वो चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क एंड मेनी मोर थिंग्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि पेपर है जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, मेटल का की है, मेटल का चाबी है, उसके बाद प्लास्टिक का रूलर जिसको स्केल बोलते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद रबर इरेजर यानी मिटाने के लिए जिसको हम लोग काम में लाते हैं। अब जैसे कभी आपने मैग्नेट वाला बॉक्स खरीदा होगा जिसमें मैग्नेट लगा होता है, जैसे हम लोग बॉक्स बंद करते हैं ना, मैग्नेट दोनों आपस में चिपक जाते हैं एंड वो बॉक्स क्लोज हो जाता है, और जब उसे खोलते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है उसे खोलने के लिए। अगर आपने कभी खरीदा होगा, यूज़ किया होगा तो आप जानते होंगे। उसके बाद जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जिस मिल्क को हम लोग पीते हैं, आखिर वो सारी चीज़ें अलग अलग है और कैसे वो अलग अलग चीज़ें बनती है, कहाँ से आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? वो चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या वो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, अगर हाँ तो हम कैसे उन अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे फिर से एक फिगर दिया गया है जिसका इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके समझ में आएगा। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we explore this book. But why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the million of stars that shine in the sky. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि हम अर्थ में इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख करके हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इतने सवाल आ सकते हैं जिसका कभी कोई अंत ही ना हो, 100-200 नहीं, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। लेकिन उसके आगे कहा गया है कि जैसे जैसे आप इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। बट हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, बुक में भी लिखा गया है कि इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस बुक में आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन, यहां पूछा गया आपसे बुक में ही कि क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ तक ही अपनी सोच को लिमिट रखें, यहीं तक हम लोग क्यों सोचे, इसके आगे भी तो सोच सकते हैं। सूरज के बारे में, चांद के बारे में, स्काई के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। ऐसे स्टार्स के बारे में सोच सकते हैं जो आसमान में टिमटिमाते हैं, हम लोग देखते हैं रात के टाइम में कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि आज जो स्टार उस जगह पे आसमान में दिख रहा होता है वो कल नहीं दिखता है, 1 महीने बाद वो नहीं दिखता है। तो ये सारे सवाल भी हमारे मन में आ सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बोला गया है। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ना, ये जो पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसमें आपको लगभग क्वेश्चन से अवगत कराया जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। अब आगे जब भी आप इस बुक के आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वैसे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा। किसी चैप्टर में फूड के बारे में, किसी चैप्टर में एनिमल्स के बारे में, ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स के बारे, सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताया जाएगा। बट ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस का चैप्टर है। ये आपको समझाया जाएगा कि आपको किस नजरिए से सोचना है। किसी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे सोचना है, कैसे उसमें दिमाग चलाना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, वो चीज बेसिकली आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of questions in your mind. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, चाहे आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। या फिर अगर आप मूंगफली के बारे में जान रहे हो तो मूंगफली के छिलके को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। उसके अंदर से जो बादाम का दाना
निकलता है, उसके बारे में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब साफ तौर पे आपको ये बताया गया है कि हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे आपका सोच बढ़ेगा, सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, वो सारी चीजें आपकी चेंज होगी। बट इसके लिए आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, एक जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, आपके अंदर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब इस पूरे बुक में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया है और लास्ट में कहा गया है कि हम आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बहुत 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 सारे क्वेश्चन आए जिसका जवाब आपको आगे इस बुक में देखने को मिलेगा। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट डू? You ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess the ink is finished. अब देखिए, अब यहाँ पे बोला गया कि मान लीजिए आपका पेन का इंक खत्म हो जाता है, आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते 2 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, मतलब बहुत दिन से आप लिखे आ रहे हैं, मान लीजिए लिखते लिखते अचानक से आपका पेन खत्म हो गया, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में ये चीज आता है कि क्यों पेन ने लिखना बंद कर दिया? अब देखिए, ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जिसका साफ सा आंसर कोई भी दे देगा कि हाँ भाई, अगर पेन लिखना बंद कर चुका है, पेन का इंक कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा, इसके चलते हम आगे कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये समझाया गया कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर कि इंक क्यों खत्म हुआ। अब अगर आप थोड़ा सा स्टेप ऊपर सोचेंगे तो इंक कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में बताया नहीं गया है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप एक स्टेप आगे सोचेंगे, इंक कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, क्या प्रोसेस है, वो चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बस यही चीज आपके पूरे चैप्टर में कहा जा रहा है ना कि आपको छोटी छोटी छोटे छोटे बातों पर भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए, यू विल देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। अब देखिए, अगर आपका पेन खत्म हो जाता है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए वो ट्रांसपेरेंट पेन नहीं था, ओके, उसमें लीड वाला पेन था। एक होता है ट्रांसपेरेंट पेन जिसमें आपको साफ तौर पे दिख जाता है कि हाँ अंदर का लीड खत्म हो चुका है। लेकिन मान लीजिए आपका पेन ट्रांसपेरेंट नहीं था, क्या करोगे? आप उसके नीचे का ढक्कन खोल के उसके रिफिल को निकालोगे, देखोगे हाँ भैया पेन खत्म हो चुका है, अब पेन चेंज करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको यहाँ पर बोला गया है। कभी कभी क्या होता है, लिखते लिखते पेन का जो नीब है वो टूट जाता है, तब हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पेन खोले तो क्या है, ये तो खत्म ही नहीं हुआ था, पेन तो खत्म ही नहीं हुआ। फिर ध्यान करते कि हाँ ऊपर का नीब टूट गया, वो जो बॉल होता है वो टूट जाता है, तो पेन अलग तरह से लिखने लगता है या फिर लिखता ही नहीं है। तो वो चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। मतलब कहीं ना कहीं एक इवेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ही आपको अलग अलग कंडीशंस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि आप पेन का ये कंडीशन देखिए, इंक खत्म हो गया, तो पहला चीज क्या हो सकता है, मैंने पेन चलना बंद कर दिया, तो पहला चीज क्या हो सकता है, इंक खत्म हो गया हो। दूसरा चीज, जब आप इंक निकाल करके देख रहे हैं तो देख रहे हैं इंक तो है, बट रिफिल में हम लोग देखते हैं कि उसका जो बॉल है वो टूट चुका है। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है एक पेन से रिलेटेड। आप यहीं पर सोचिए कि एक पेन से रिलेटेड जब इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, 2 4 5 चीजें, तो आप जब बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे तो कितने सारे पहलू आप मिस कर देते होंगे, उन सभी के बारे में आपको सोचने को कहा गया है। If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए आप ढक्कन खोल करके इंक को देखते हैं और अगर इंक खत्म होगा तब तो आप बोलेंगे हाँ मेरा जो सोच था, मेरा जो गेस था वो सही था। बट मान लीजिए आप इंक खोल के निकालते हैं, रिफिल देखते हैं तो खत्म ही नहीं हुआ, बहुत सारा इंक इसमें पड़ा हुआ है, तब पेन क्यों नहीं चल रहा है? तब आप एक दूसरे नजरिए से सोचेंगे कि हाँ हो सकता है इंक सूख गया होगा, अब इंक काम नहीं करेगा। तो अलग अलग सोच आपको यहाँ पे समझाया गया कि कैसे आपको अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना है। ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता नहीं तो फिर तीसरा रास्ता, इस प्रकार से आपको सोचने को कहा गया है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे बोला गया कि यही एक ऐसा तरीका है जिसपे साइंस काम करता है। बिल्कुल ये सही तरीका है जिसपे साइंस काम करता है। अगर आप एक चीज को देखें, ये नहीं हुआ, दूसरा चीज ट्राई किए वो नहीं हुआ, तीसरा चीज ट्राई किए वो नहीं हुआ, चौथा चीज ट्राई किए हाँ ये, तो ये सारे जो मेथड्स आपने ट्राई किए इसी को साइंटिफिक मेथड यहाँ पे आपके बुक में कहा गया है। अब जैसे देखिए एक्टिविटी 1 यहाँ पे क्या है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। अब देखिए यहाँ पे आपको ना ऐसा ही एक सिंपल सा एग्जांपल जो है सोचना है अपने दिमाग में कि ऐसा और चीज क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल राइड कर रहे हैं, इस प्रकार के एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर लोग आगे बात करें, फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट समथिंग वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस मेक्स वंडर एंड परहैप्स
think of a question about it. Then we guess a possible answer to the question. We test this guess through experiments or more observation. We then try to analyze the result to see if actually answered our question. देखिए सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग है और हम उसे नहीं समझ पाते हैं तो उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा या फिर ये क्या है, हमें अचंभित होता है। उसके बाद हम लोग उसका एक अपने तरफ से एक आंसर देने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिला करके वो रिजल्ट जो आया हुआ था क्या वो मैच कर रहा है एक दूसरे से। अगर नहीं मैच करता है तब तो भाई हमारा एक्सपेरिमेंट गलत था, हमें दूसरे नजरिए से सोचना पड़ेगा। बट हाँ अगर मैच कर गया तो हम बोलेंगे हाँ हमारा सोच सही था, हमारा गेसिंग वर्क जो था वो सही था। Scientists are the people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। और साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऊपर में समझा दिया था। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पर बोला गया कोई भी व्यक्ति जो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करेगा उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो साइंटिस्ट के जैसा काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि वो साइंटिस्ट ही है, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देने से या फिर उसके पीछे हल्का सा रिसर्च कर देने से कोई साइंटिस्ट तो बन नहीं जाता है, उनका एक अलग क्वालिफिकेशन होता है। बट हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट के जैसे काम कर रहे हैं और वो सारे रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो खड़ा है और देख रहा है कि कुकर में दाल पक रहा है, अचानक से दाल का जो पानी है वो बाहर आ जाता है, तो वो क्या सोचेगा? सबसे पहले आपके दिमाग में भी यही आएगा, क्या दाल में पानी ज्यादा था या फिर बहुत ज्यादा पानी ऐसा हो सकता है कि दाल में दे दिया गया हो जिसके चलते कुकर से वो जो पानी है दाल का वो बाहर आ गया हो। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, गैस स्टोव के ऊपर एक कुकर है और उसमें से येलो कलर का फ्लूइडी लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और इलेक्ट्रिशियन trying to find why a light bulb is not working। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए साइकिल बनाने वाला एक व्यक्ति है, ओके, कोई मिस्त्री टाइप का जो कि साइकिल बनाने का काम कर रहा है, ओके। अब वो ये सोच रहा है कि टायर जो है वो फ्लैट क्यों है, आखिर कहाँ से हवा बाहर निकल जा रही है, वो उसको देख करके सोच रहा है आखिर हवा कहाँ से बाहर निकल रही है, अगर उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के बारे में सोचने को कहा गया है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन है, वो इस चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहा है, फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कोई एक बल्ब है वो जल क्यों नहीं रहा है, वो लाइट क्यों नहीं प्रदान कर रहा है, रोशनी क्यों नहीं प्रदान कर रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या बल्ब से प्रॉब्लम है या फिर स्विच से प्रॉब्लम है। अब देखिए मान लीजिए कहीं कोई बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है तब तो बल्ब नहीं जलता है, बट कभी कभी होता है कि बल्ब अच्छा है बट उसका जो स्विच था वहां पर से प्रॉब्लम हो सकता है, स्विच में से प्लस माइनस का तार हिल गया होगा, बाहर निकल गया होगा, अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बैठी होगी, तो ये चीजें वो इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में आ सकती है। आप भी जब देखते होंगे तो सबसे पहले जब आपके किसी भी रूम का बल्ब बंद हो जाता होगा अचानक से बिना स्विच को ऑफ किए हुए, तो पहले तो आप उस बल्ब को निकालते होंगे, जाकर के दूसरे होल्डर में जाकर के उसे चेक करते होंगे कि क्या बल्ब ही फ्यूज नहीं हो गया। अगर आप देखते नहीं वहां पे नहीं जला बट यहाँ पे लाने पे दूसरे होल्डर में बल्ब जल चुका है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि स्विच से प्रॉब्लम है, वायर से प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसे ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। बट अगर बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, बल्ब को ही चेंज करेंगे, उसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। बल्ब को ठीक हो सकता है तो ठीक करवाएंगे, तो बल्ब को चेंज करेंगे। ये दो ऑप्शन उसके बाद आपके पास बचते हैं। तो वही चीज के बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है, व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। देखिए जब हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसके आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग साइंटिस्ट के जैसा ही सोच रहे होते हैं एंड उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद एक्टिविटी 2 देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि डेली लाइफ सिचुएशन को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि कोई एक व्यक्ति साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा हो, देखिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने वाले को हम लोग साइंटिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का ही प्रयोग करते हैं। बस वही चीज आपको कहा गया कि डेली लाइफ सिचुएशन में कोई ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पर हम लोग बहुत साइंटिफिक होकर के सोचते हैं, साइंटिफिक मेथड से अलग अलग चीज को ट्राई करते हैं, देन हम लोग एक पॉसिबल
आंसर निकाल करके उसका रीजन देते कि हाँ ये चीज होने के पीछे इसका ये रीजन है, वो चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। डू यू नॉट रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। अब देखिए क्या यहाँ पे पूछा गया, क्या आप यहाँ पे रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमारी लाइफ में डेली कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हम साइंटिस्ट के जैसा सोच रहे होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग कर रहे होते हैं कि ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है, सेकंड स्टेप नहीं, थर्ड स्टेप नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचते तो पता चलता है कि हाँ ये चीज जो है ये इसके पीछे का परफेक्ट रीजन है, वो चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग साइंटिफिक मेथड्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, साइंस को लर्न करने के लिए, बहुत हद तक सीखने के लिए हम लोग अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है और कभी कभी हम लोग बड़े प्रॉब्लम्स के पीछे भी भागते हैं एंड उसका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर लेते हैं छोटे छोटे मेथड से। छोटे छोटे मिस्ट्रीज को हम लोग सॉल्व करते हैं यूनिवर्स के। डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अलग अलग अंदाज में, अलग अलग नज़रिए से देख करके बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स नीली। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि साइंस को सीखने के लिए, समझने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि आपको चैप्टर की शुरुआत में भी कहा गया था, वो यही है कि आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको जानने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आप इच्छुक होने चाहिए कि फलाना चीज अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या नेचुरल फिनोमेना है या फिर मैन मेड फिनोमेना है, वो चीज़ आपको हर एक चीज़ के पीछे में सोचना है। तभी आप अच्छे तरीके से साइंस को समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम लोग क्यूरियस होते हैं, जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो हमारे मन में हजारों सवाल आते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसे हजारों हजार सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। बस वही चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है। Just remember, the world is full of things we do not know. The things are waiting to be explored. देखिए यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, हम और आप तो कुछ भी नहीं है साइंटिस्ट के सामने में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और वो चीजें कहीं ना कहीं इस चीज का वेट कर रही है कि हमें भी कोई एक्सप्लोर करे, हमारे बारे में भी कोई कुछ जाने। मान लीजिए कहीं एक जमीन है और जमीन के नीचे बहुत अच्छा चीज होगा, बहुत अच्छा एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक ऐसा जमीन होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है और वहां पर से हमें एक बहुत अजीब सा एलिमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट अभी तक अनडिस्कवरेबल है, अभी तक कोई उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। बट जब भी वो एक्सप्लोर करेगा, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा, डिस्कवर होगा जब एलिमेंट है कि ऐसा एक एलिमेंट है, तो लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बस वही चीज यहाँ पे कहा गया कि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में जान नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें भी वेट कर रही होती है कि हमारे बारे में भी कोई सोचे और हमें भी कोई एक्सप्लोर करे। देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको ना सैटायर टाइप का दिया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स आखिर कैसे सोच सकते हैं, बट एक आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हम टाइमली डिस्कवर नहीं कर पाते हैं या फिर अभी भी बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्स में होंगी जो अनडिस्कवरेबल होगी। वो चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। ओके, देखिए थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के वाई पूछना है, तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब ये चीज आपको खुद सोचना है कि आपके मन में आखिर किसी चीज को लेकर के, मान लीजिए कोई चीज आप देखें, कोई भी चीज आप देखें, लेट अस इमेजिन आपने कुछ भी चीज को देखा, अब आप लोगों को उसके बारे में क्यों पूछना है, तो आखिर वो क्या सवाल होगा, क्या चीज होगा, वो चीज के बारे में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। शायद जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है, बट अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटा ही क्यों होता है। इसके पीछे में आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाई द अर्थ हैज अ टाइम पीरियड 24 आवर्स। तो ये सवाल आपके मन में आ सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है कि क्यों ऐसा होता है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का वो 24 घंटा होता है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आइए, साइंस इज रियरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स, सो इफ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर योरसेल्फ आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प आउट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि साइंस बहुत ही रेयर ऐसा होता है ना कि किसी चीज का रीजन या फिर किसी चीज का, किसी बड़े चीज का आंसर आप खुद अकेले फाइंड कर ले। क्योंकि साइंटिस्ट भी जब किसी चीज पर रिसर्च करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता वो अकेले घर में बैठ करके रिसर्च करते हैं,
हैं। एक पर्टिकुलर उनका ऑफिस होता है जहां पर रिसर्च करते हैं, और अकेले नहीं करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का टीम होता है, 10 से 15 साइंटिस्ट एक ही चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, एक ही थ्योरी को सॉल्व कर रहे होते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और कहीं ना कहीं हर एक साइंटिस्ट अपने आइडियाज देते हैं, और जिनके आइडियाज उसका जो परफेक्ट रीजन मैच करता है फिर उसको एज अ थ्योरी आगे बढ़ाया जाता है। बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। तो यही आपको कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं खुद कर पा रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी है। और आपका भी फिगर में भी दिखाया गया है कि देखिए कैसे यहाँ पे 5-6 बच्चे हैं और यहाँ पर जो है वो किसी क्वेश्चन का आंसर फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे करने को कहा गया है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको अपने डायमेंशन, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। बट ये भी बात है ना कि आप हर एक सवाल का जवाब अपने मन से या फिर खुद से सोच के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी आप ग्रेड 6 में, क्लास 6 में है। आप मान लीजिए क्लास 6 में मैं आपको क्लास 12 या फिर क्लास 10 का कोई एक ऐसा थ्योरी दे दूं जिसके बारे में आप सोच ही नहीं पाओगे, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए मैटर नहीं करता है। जब आप आगे के ग्रेड्स में जाएंगे तो फिर आपका उस टाइप का सोच बनेगा एंड वहां पर आप फिर चीजों को सोच पाएंगे। बस वही चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। मतलब कम से कम 5 साल तो आप साइंस पढ़ेंगे ही 10 तक। बस वही आपको कहा गया है कि 5 साल तक तो आप साइंस पढ़ेंगे ही। उसके बाद अगर आप साइंस चुनते हैं तो आपको बहुत अलग अलग डायमेंशन में सोचने की क्षमता बढ़ेगी और अलग अलग चीजों को आप सोच पाएंगे। ये चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि मान लीजिए बारिश होती है तो बच्चे कितना उसमें एंजॉय करते हैं, उसी प्रकार से आपको साइंस को भी लेना है एंड उसमें जो भी चीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको आपको उसी टाइप से लेना है। आपको पूरा मजा लेते हुए हर एक चीज़ को सीखना है। एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे ना और एक्सप्लेनेशन को समझते चलेंगे, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको जिस टाइप से चैप्टर समझाने वाले हैं ना, अगर आप उस टाइप से सारे चैप्टर्स को समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा साइंस में एंड आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच पाएंगे तो उसका आंसर कर पाएंगे। इसीलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर रखा है, ताकि जब भी हमको एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे देखिए, एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। साफ तौर पे यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने साइंटिफिक जर्नी को, अपने सवालों के जो भी आपके जवाब होंगे उनको एंजॉय करते रहिए। अलग अलग सवाल आपके दिमाग में आएंगे, उसको आप लोग एंजॉय करते रहिए। पूरा का पूरा जर्नी आप लोग बिल्कुल एंजॉयबल बनाइए और कभी भी सोचना बंद नहीं करें। हमेशा सोचते रहें कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और आप आगे बढ़ करके अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन पूछना कभी भी बंद मत कीजिएगा। अपने स्कूल टीचर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि बुक ही आपको अलाउ करता है क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आर यू रेडी टू एम्बार्क द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए लास्ट सेंटेंस इस चैप्टर का क्या लिखा गया है कि क्या आप तैयार है इस पूरे साइंस के इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। बस यही चीज आपको यहाँ पर बोला गया है, इस चैप्टर को खत्म किया गया है। आई होप कि आप लोगों ने गाइस पूरे अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझा होगा। मैंने आपको एक एक लाइन का बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं भी मैंने चीजों को स्किप नहीं किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और जैसा कि आपको पहले ही चैप्टर में कहा गया था कि आपको ना क्या करना है, वाइज पर्सन तो बनना है, साथ ही साथ आपको वाइज पर्सन भी बनना है, यानी WHYS ये वाला पर्सन भी आपको बनना है। वाइज तो सभी बनना चाहते हैं, WISE वाले पर्सन, बट आपको WHY यानी क्वेश्चन वाला पर्सन बनना। आपको सवालों को पूछना है, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो किसी भी सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। वहां पे आपको चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।